स्वागत है इस डीप डाइव के दूसरे भाग में। मतलब अगर हम सतही तौर पर सोचें ना, तो इंसान का मन और रेलवे का सिग्नलिंग सिस्टम, इन दोनों के बीच कोई मेल ही नहीं लगता। बिल्कुल। दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं दिखता है ना। एक तरफ लोहे की पटरियां हैं, भारी भरकम इंजन है, तेज आवाजें हैं, और सब कुछ मतलब बिल्कुल समय और सिग्नल के हिसाब से चल रहा है। हाँ, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से ठंडी है, तार्किक है और एकदम मेटालिक है। सही कहा। लेकिन जब कोई दिल किसी के लिए तड़पता है या किसी एक झलक के लिए बेचैन होता है, तो कैसे ये मनोविज्ञान और रेलवे इंजीनियरिंग दोनों अचानक से एक ही भाषा बोलने लगते हैं? ये बहुत बहुत अचरज भरा है। और यही कॉन्ट्रास्ट, मतलब ये जो विरोधाभास है ना, यही हमारी आज की इस पूरी चर्चा का केंद्र है। बिल्कुल। क्योंकि रेलवे की उस यांत्रिक और कड़कती हुई दुनिया में आप सोचिए, भावनाओं के लिए या किसी भी तरह की इंसानी चूक के लिए कोई जगह नहीं होती। हाँ, वहाँ सब कुछ एकदम फिक्स है। बिल्कुल, वहाँ सब कुछ रूट, सिग्नल और मशीन के कंट्रोल में है। लेकिन जब उस बेहद तेज रफ्तार और ठंडी मशीनी दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच एक गहरी और विशुद्ध मानवीय भावना धड़कने लगती है ना, तो वो पूरी भारी भरकम मशीनरी महज एक रूपक, एक मेटाफर बन जाती है। एकदम सही। वो दिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी विशाल और तेज मशीनें क्यों ना बना ले, जब बात गहरे जुड़ाव की आती है तो वो लोहे की पटरियां भी इंसानी दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठाने लगती हैं। अरे वाह! और यही आज के हमारे सघन विश्लेषण का मुख्य विषय है। इस सीरीज के इस दूसरे भाग में हम एक बेहद दिलचस्प चित्र और उसके साथ जुड़ी हुई एक रेलवे थीम वाली कविता की परतों को उधेड़ने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत कविता है वो। हाँ, तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे तेज रफ्तार ट्रेनों की इस भागदौड़ और एक विशुद्ध यांत्रिक दुनिया को आधार बनाकर किसी प्रेमिका की सुंदरता, उसकी आंखों का जुनून और अपने प्रेमी की महज एक झलक पाने की गहरी तड़प को इतनी खूबसूरती से दर्शाया जा सकता है। और ये चर्चा इस बात पर भी फोकस करेगी कि आज की इस हाई स्पीड रफ्तार के बीच भी इंसान शारीरिक और भावनात्मक अंतरंगता को और एक गहरे लगाव को असल में किस तरह महसूस करता है। बिल्कुल। तो इस विषय की गहराई में जाने से पहले मुझे लगता है उस दृश्य का विश्लेषण करना जरूरी है जो हमारे सामने स्रोत के रूप में मौजूद है। हाँ, उस चित्र की बात करना बहुत जरूरी है। वो चित्र अपने आप में एक खामोश लेकिन बेहद बेहद मुखर कहानी कहता है। पटरियों के बिल्कुल बीचों बीच एक युवती खड़ी है। हाँ, और उसका पूरा पहनावा और श्रृंगार वो एक अलग ही दुनिया बना रहा है। वहाँ लाल रंग की एक भव्य बनारसी साड़ी जो सदियों से गहरे प्रेम का प्रतीक रही है। बिल्कुल, गहरे प्रेम, असीम जुनून और जीवन की जो मूल ऊर्जा है उसका प्रतीक मानी जाती है। हाथों में रची गहरी मेहंदी, गले में भारी सोने का हार, झुमके, चूड़ियां, हाँ, और माथे पर दमकती लाल बिंदी और सिंदूर, साथ ही हवा में आजाद लहराते हुए उसके खुले बाल। मतलब ये केवल एक वेशभूषा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक भावनात्मक पुकार है। और इस श्रृंगार के ठीक पीछे जो दुनिया है वो इस दृश्य को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। उस युवती के दोनों तरफ बैकग्राउंड में आधुनिक और तेज रफ्तार ट्रेनें गुजर रही हैं। जैसे हमारी नई वंदे भारत एक्सप्रेस। हाँ, बिल्कुल वंदे भारत जैसी। ये ट्रेनें आधुनिकता, बेतहाशा गति और एक ठंडी यांत्रिक दुनिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके सफेद, नीले और भूरे रंग एक अजीब से मेटालिक ठंडेपन का एहसास कराते हैं। और ठीक उनके बीच खड़ी ये युवती अपने चटक लाल रंग और पारंपरिक श्रृंगार के साथ एक बेहद गर्म, जीवंत और भावनात्मक ऊर्जा का एपिसेंटर बनी हुई है। मतलब एक तरफ विज्ञान की सबसे तेज गति है और दूसरी तरफ मानवीय भावनाओं का सबसे गहरा ठहराव। क्या बात है! ये जो गति और ठहराव का कॉन्ट्रास्ट है ना, ये बहुत कुछ कहता है। अगर हम भौतिकी या फिजिक्स की बात करें तो हम काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। हाँ, स्कूल में पढ़ा था हमने ये। तो बैकग्राउंड में दौड़ती ट्रेनें काइनेटिक एनर्जी का एकदम चरम रूप है। लेकिन पटरियों पर शांत खड़ी उस युवती के भीतर प्रेम और इंतजार की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उन ट्रेनों की रफ्तार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रही है। बिल्कुल। उसकी आंखों में जो एक गहरी तड़प है, एक ऐसा जुनून है जो कविता में लिखे उस दीदार की इच्छा को एकदम सजीव कर देता है। ये कोई आम तस्वीर नहीं है। नहीं,
ये इंतजार का एक जीता जागता रूप है। सही कहा। अच्छा, ये दृश्य मुझे एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी की याद दिलाता है। मतलब किसी तूफानी एक्सप्रेस ट्रेन के आने से ठीक पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही अजीब सी भारी और गहरी शांति छा जाती है। हाँ, जैसे हवा का दबाव ही बदल जाता है वहाँ। बिल्कुल। इस युवती के चेहरे का ठहराव और उसकी आंखों की गहराई बिल्कुल उसी तूफान से पहले की शांति जैसी है। और यही ठहराव इस कविता की पहली पंक्ति को आवाज देता है, जहां लिखा है, रेलगाड़ी सी तेरे शहर से गुजरूं, तू बंद फाटक पे मेरा इंतजार करे, 2-3 मिनट ही सही, तू सब छोड़ मेरा दीदार करे। यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठता है, मतलब क्या फूल, चांद और नदियों वाले रूपक कम पड़ गए थे, जो प्रेम को पटरियों और रेलवे क्रॉसिंग के बीच खोजना पड़ा? ये एक बहुत ही कमाल का सवाल है। देखिए, एक प्रकृति के रूपक शाश्वत हैं, वो हमेशा रहेंगे। लेकिन आज का इंसान जिस यथार्थ में जी रहा है ना, वो कंक्रीट और लोहे का है। इंडस्ट्रियल लाइफ। हाँ, औद्योगिक जीवन ही हमारी सच्चाई है। ऐसे में बंद फाटक और रेलगाड़ी के बीच रोमांस खोजना, ये आधुनिक जीवन के संघर्ष के बीच प्रेम को जिंदा रखने की एक जिद को दर्शाता है। मतलब प्रेमिका की ये इच्छा कि उसका प्रेमी दुनिया के सारे काम, सारी भागदौड़ छोड़कर केवल उस 2-3 मिनट की झलक के लिए बंद रेलवे फाटक पर इंतजार करें। बिल्कुल, ये उस तीव्रता और शारीरिक व भावनात्मक अंतरंगता को सामने लाती है। बंद फाटक यहाँ कोई भौतिक रुकावट नहीं है, बल्कि वो उस ठहराव का एक बेहद जरूरी बहाना है। एकदम सही। अच्छा, ये जो 2-3 मिनट वाली बात है ना, इस पर एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी ध्यान खींचता है। मतलब ये देखना बहुत अजीब है कि इंसानी दिमाग समय को किस तरह मापता है। कैसे? मतलब देखिए, इंसान दिन भर घंटों तक अपने फोन की स्क्रीन पर बिना कुछ महसूस किए स्क्रॉल कर सकता है। समय पानी की तरह बह जाता है और कोई असर नहीं छोड़ता। ये तो सच है, हम सब करते हैं यह। लेकिन बात जब प्रेम या किसी गहरे लगाव की आती है, तो असल सुकून किसी अपने की महज 5 सेकंड की झलक या एक छोटी सी वॉइस नोट में ही मिल जाता है। वो 2-3 मिनट जिंदगी के सबसे भारी और कीमती पल बन जाते हैं। मनोविज्ञान में इस घटना को एंटिसिपेशन यानी प्रतीक्षा के रोमांच के रूप में देखा जा सकता है। अच्छा। जब रेलवे फाटक बंद होता है तो वो दोनों के बीच एक स्पष्ट भौतिक दूरी, एक फिजिकल डिस्टेंस पैदा करता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये दूरी प्रेमियों के बीच के तड़प को और उस भावनात्मक जुड़ाव को कई गुना बढ़ा देती है। दूर रहकर पास होना। हाँ, अब सोचिए, रेलवे क्रॉसिंग एक सार्वजनिक स्थान है जी। वहाँ दुनिया भर के लोग मौजूद है, गाड़ियों का शोर है, धूल है, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई जल्दी में है। बिल्कुल। लेकिन उन दो लोगों के लिए वो 2-3 मिनट का दीदार उस कोलाहल भरे सार्वजनिक स्थान को भी एक बेहद निजी, एकांत और अंतरंग पल में बदल देता है। बिल्कुल। उस भारी भीड़ में भी वे केवल एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सार्वजनिक स्थान को एक अभेद्य निजी बुलबुले में बदल देना, मतलब यही तो मानवीय भावनाओं की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल सही। और जब कविता आगे बढ़ती है तो ये भावना रेलवे की तकनीकी शब्दावली के साथ और भी गहराई से गूंथ जाती है। अगली पंक्तियां हैं, भले ही सेट हो गया हो रूट आगे का, पॉइंट मशीन ने भी दिशा मेरी बदल दी हो, पर दिल चाहे तेरी लूप लाइन में ठहर जाना, जैसे इंटरलॉकिंग ने धड़कन मेरी लॉक कर दी हो। यहाँ रूट का सेट होना और पॉइंट मशीन जैसे एकदम भारी भरकम तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो रेलवे की भाषा में इनका क्या मतलब होता? देखिए, रेलवे इंजीनियरिंग में रूट सेट करने का मतलब है कि ट्रेन के लिए एक तय रास्ता सुरक्षित कर दिया गया है, और पॉइंट मशीन वो भारी मोटर होती है जो लोहे की पटरियों को भौतिक रूप से खिसकाकर ट्रेन की दिशा तय करती है। इस कविता में ये शब्द जीवन की कठोर जिम्मेदारियों, करियर के लक्ष्यों और समाज द्वारा तय किए गए रास्तों के प्रतीक हैं। जीवन की पॉइंट मशीन ने इंसान को एक विशेष दिशा में धकेल दिया है। आगे का रास्ता पूरी तरह से तय है। हाँ, पीछे मुड़ने का कोई विकल्प ही नहीं है। इस सिचुएशन को अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने अपनी जिंदगी का जीपीएस किसी बहुत बड़े प्रैक्टिकल लक्ष्य पर सेट कर रखा हो। गाड़ी पूरी रफ्तार से उसी सेट रूट पर भाग रही है। एकदम सही एनालॉजी है ये। लेकिन इंसान कोई मशीन तो है नहीं। अचानक से दिल उस जीपीएस को नजरअंदाज करके स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेता है और मुख्य हाईवे से उतरकर किसी शांत खूबसूरत रास्ते पर, यानी अपने प्रेमी के पास गाड़ी रोक देना चाहता है। और रेलवे की भाषा में वही वो लूप लाइन है। लूप लाइन। हाँ, मुख्य लाइन पर ट्रेनें पूरी रफ्तार से गुजर जाती हैं, लेकिन लूप लाइन वो जगह है जहां ट्रेन को रुकने या किसी और को पास देने के लिए ठहराया जाता है।
प्रेम में वो लूप लाइन ही सुकून का अंतिम मुकाम बन जाती है। क्या बात है। और उस लूप लाइन वाले ठहराव के बाद इस कविता का सबसे शक्तिशाली तकनीकी रूपक सामने आता है, इंटरलॉकिंग। हाँ, इंटरलॉकिंग। रेलवे में इंटरलॉकिंग एक बेहद जटिल सुरक्षा प्रणाली है। इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी सिग्नल या पॉइंट एक दूसरे के विपरीत काम ना करें। मतलब कोई गलती ना हो। बिल्कुल। एक बार जब किसी ट्रेन के लिए रूट सेट हो जाता है तो पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है ताकि कोई दूसरी ट्रेन उस रास्ते पर आकर दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। भौतिक पटरियां और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आपस में एक अटूट रिश्ते में बंध जाते हैं। और जब इस इंटरलॉकिंग के सिद्धांत को इंसानी धड़कन और प्रेम पर लागू किया जाता है ना, तो इसके मायने पूरी तरह से बदल जाते हैं। कैसे? इसका मतलब है कि प्रेम में एक इंसान अपनी धड़कन का पूरा कंट्रोल किसी दूसरे इंसान के अस्तित्व से लॉक कर देता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये खुद को पूरी तरह से किसी और को सौंप देने, जिसे हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं ना, उसका सबसे उत्कृष्ट और साहसिक उदाहरण है। मतलब सुरक्षा के लिए बनाए गए एक तकनीकी शब्द को किसी के सामने पूरी तरह से निहत्था हो जाने के अर्थ में इस्तेमाल करना इस रचना की सबसे बड़ी जीत है। और पता है, इस वल्नरेबिलिटी के साथ एक अदृश्य जुड़ाव भी पैदा होता है। कविता के अगले हिस्से में यही बात उभर कर आती है। फाटक खुले और मैं दूर निकल जाऊं, फिर भी ट्रैक सर्किट सा तू मुझसे जुड़ा रहे। भले ही मीलों के फासले हो हमारे दरमियां, मेरे दिल के पैनल पे तेरा ही सिग्नल खड़ा रहे। यहाँ तो शारीरिक दूरी और भावनात्मक उपस्थिति के बीच का द्वंद्व साफ दिख रहा है। ये ट्रैक सर्किट क्या होता है वैसे? ट्रैक सर्किट रेलवे पटरियों में दौड़ने वाला वो हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट है जो कंट्रोल रूम को ये बताता है कि ट्रैक पर कोई ट्रेन मौजूद है या नहीं। अच्छा, यानी ट्रेन आंखों से ओझल हो सकती है, लेकिन पटरियों में दौड़ता वो करंट उसकी मौजूदगी का एहसास कराता रहता है। बिल्कुल। मीलों का फासला होने के बावजूद प्रेमी की यादों का वो करंट मन के भीतर लगातार दौड़ता रहता है। एक ऐसा सिग्नल जो कभी लाल से हरा नहीं होता, जो हमेशा उसी एक इंसान के लिए ठहरा रहता है। लेकिन जहां इतना गहरा जुड़ाव होता है, वहां बिछड़ने की टीस भी उतनी ही गहरी होती है। हाँ, वो दर्द भी उतना ही बड़ा होता है। कविता का जो अंतिम हिस्सा है वो एक बहुत ही मार्मिक और दुखद चित्र उकेरता है। दुनिया की नजरों में सफर जारी रहे मेरा, पर तेरे बिना मन आउट ऑफ करेस्पॉन्डेंस हो जाए। तू उधर उस पार मेरी राह ताकता रहे और इधर मेरी आंखों से शहर तेरा ओझल हो जाए। मिलन के महज कुछ पलों के बाद ही वियोग का ये दृश्य, ये मानवीय प्रेम की सबसे बड़ी विडंबना है। और यहाँ मनोविज्ञान और मशीनरी का सबसे गहरा संगम देखने को मिलता है। वो शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, आउट ऑफ करेस्पॉन्डेंस। हाँ, रेलवे सिग्नलिंग में ये एक गंभीर तकनीकी खराबी या फॉल्ट है। इसे समझने के लिए इसके मैकेनिज्म को देखना होगा। बताइए। मान लीजिए कि स्टेशन मास्टर ने पैनल से बटन दबाकर पटरियों की दिशा बदलने का कमांड दिया। ठीक है। बाहर मैदान में, मतलब फील्ड में, पॉइंट मशीन की मोटर घूमी, लेकिन पटरियों के बीच कोई पत्थर फंस गया। पटरियां पूरी तरह से घूम नहीं पाई। अब बाहर की वास्तविक स्थिति कुछ और है और स्टेशन मास्टर के कंट्रोल पैनल पर स्थिति कुछ और दिख रही है। दोनों के बीच का तालमेल पूरी तरह टूट गया है। और इसी टूटे हुए तालमेल को आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कहा जाता है। बिल्कुल। तो इस तकनीकी खराबी को जब हम इंसानी मन पर लागू करते हैं तो ये एक भयानक भावनात्मक त्रासदी का रूप ले लेती है। हाँ, एक बहुत बड़ा ट्रैजिक मोमेंट। दुनिया को लग रहा है कि वो व्यक्ति अपनी जिंदगी के सफर पर आगे बढ़ रहा है, उसकी ट्रेन मंजिल की तरफ दौड़ रही है, उसका बाहरी शरीर समाज के तय किए गए रूट पर चल रहा है। लेकिन अंदर से उसके मन की पटरियों के बीच वियोग का एक ऐसा पत्थर फंस गया है कि उसका मन उस बाहरी गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस या एक प्रकार का गहरा मनोवैज्ञानिक अलगाव, जिसे डिसोसिएशन कहते हैं, वो कहा जा सकता है। मतलब व्यक्ति का बाहरी आचरण और उसकी आंतरिक वास्तविकता दोनों एक दूसरे से पूरी तरह कट चुके हैं। बिल्कुल। शरीर उस तेज रफ्तार ट्रेन में बैठकर आगे निकल गया है, लेकिन आत्मा अभी भी उसी रेलवे क्रॉसिंग पर, उसी लूप लाइन में रुकी हुई है, जहां उसका प्रेमी उस पार खड़ा है। आंखों से शहर ओझल हो रहा है, लेकिन मन अभी भी उसी 2-3 मिनट के दीदार में अटका हुआ है। ये वियोग की चरम सीमा है, जहां इंसान जीता हुआ तो दिखता है, लेकिन भीतर से उसकी पूरी मशीनरी ठप पड़ चुकी होती है। तो इन तमाम परतों को उधेड़ने के बाद एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। ये चित्र, जहां वो लाल साड़ी पहने युवती उन मेटालिक सफेद और नीली तेज रफ्तार ट्रेनों के बीच पूरे श्रृंगार के साथ खड़ी है, हाँ, और ये कविता
असल में रेलगाड़ियों के बारे में है ही नहीं। रेलवे, उसके स्टेशन, उसकी सिग्नलिंग प्रणाली और उसकी पटरियां तो महज एक कैनवस हैं। असली विषय तो इंसान के दिल की वो जटिल और नाजुक मशीनरी है जो प्रेम, तड़प और गहरे लगाव के ईंधन से चलती है। बिल्कुल। यांत्रिक और तकनीकी शब्दों के इस ठंडे जंगल के बीच धड़कती हुई ये विशुद्ध मानवीय भावनाएं ही इस कलाकृति को इतना प्रासंगिक और अमर बनाती हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें ये भी याद दिलाता है कि तकनीकी प्रगति चाहे कितनी भी हो जाए, वो कभी भी मानवीय भावनाओं को रिप्लेस या विस्थापित नहीं कर सकती। सही कहा। तकनीक हमारे चलने की गति को बढ़ा सकती है, दूरियों को कम कर सकती है, लेकिन हमारे रुकने, किसी की आंखों में झांकने और गहरे लगाव को महसूस करने की जो मूल प्रवृत्ति है ना, वो आज भी वैसी ही है जैसी सदियों पहले थी। बिल्कुल। मशीनें हमारे शरीर को ढो सकती हैं, लेकिन हमारी आत्मा को ठहरने के लिए आज भी किसी इंसान के दिल की ही जरूरत पड़ती है। तो इस विस्तृत चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। हमने बात की कि कैसे इंसानी दिल रेलवे के इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरह किसी और की धड़कन से सुरक्षित रूप से बन जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारा दिल वास्तव में इस इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरह सुरक्षित है, तो क्या होता है जब हम जानबूझकर उस सुरक्षा चक्र को तोड़ते हैं? मतलब? जब कोई व्यक्ति सारी सामाजिक पॉइंट मशीनों और तयशुदा रूट को नजरअंदाज करके जानबूझकर किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी दिशा बदल लेता है जहां सिग्नल लाल है। ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो जीवन की सबसे बड़ी और भयानक दुर्घटना होती है, या फिर वही वो इकलौता पल होता है जहां इंसान असल में अपनी सही मंजिल पर पहुंचता है? ये एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट है, एक ऐसा विरोधाभास है जिसका उत्तर हर किसी को अपने भीतर तलाशना होगा। बिल्कुल। और हाँ, जाने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो आज हमने सुना, ये इस सीरीज की निरंतरता में केवल दूसरा भाग था। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल। इस विषय से जुड़े और भी कई अनछुए पहलुओं को सामने लाने के लिए इसका तीसरा ऑडियो ओवरव्यू यानी पार्ट 3 बहुत जल्द ही आने वाला है। तो ज्ञान और भावनाओं के इस सफर में आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें। बिल्कुल। मिलते हैं अगले भाग में।